पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है और ये साइंस का पेपर को अब सॉल्व करने की तैयारी करें। आप लोग समय मिले तो कोशिश करिए और अच्छा पढ़ने की। तो उसी सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला पेपर है ये, यूट्यूब पे आएगा आपके लिए, साइंस सैम्पल पेपर 2024-25 का। लास्ट ईयर हो चुका है। इस क्वेश्चन पेपर में हम इसके आज एमसीक्यू देखते हैं। इसमें एमसीक्यू का कुछ सॉल्यूशंस, इसके आंसर्स देखेंगे। इसमें पहला एमसीक्यू आप देखिए, अटेम्प्ट करिए। कुल आपको बच्चों कितने 39 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जानकारी बता दें, 39 क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए, इसमें 39 क्वेश्चंस होते हैं और 39 क्वेश्चन में आपको 16 क्वेश्चंस प्लस 4 क्वेश्चंस असर्शन और रीजन के मिलेंगे। 16 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू, और 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले मिलेंगे, 7 क्वेश्चन 3 मार्क वाले, और 3 क्वेश्चन 5 मार्क के, और 3 क्वेश्चन मिलेंगे सीबीएस बेस पे, कॉम्पिटेंसी बेस पे मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी पे। ठीक है, उनका 4 मार्क होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओवरऑल 39 क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग इससे फैमिलियर होगा आई होप। चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई PQR इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शंस। ये बैलेंस रिएक्शन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें बैलेंस रिएक्शन कैसे करें। बैलेंस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होती है खासियत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करना चाहिए। जितने आइटम रिएक्शन से पहले हैं उतने आइटम रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके कितने आइटम रिएक्शन से पहले हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे अगर 2 डालते थे, पी की जगह क्या डाल रहे हैं 2, और 2 यहाँ डालते हैं। इसमें यहाँ पर भी 2 करते हैं। तो देखिए 2p भी हुआ तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब 2p भी हुआ 2 यहाँ हो गया। तो अब देखिए आर एन के सामने आर दिया हुआ है, एन के सामने आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एन को चेक करते हैं। यहाँ से कितना आएगा 2, इधर से आ रहा है, एन ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो एन के कुल मिला के यहाँ पे एन को कितना मिलेगा 4, एन का यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर हम एन को यहाँ पे 4 कर दें, आर को कितना 4 कर दें, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। यानी ओवरऑल हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप रीड करिए। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड्स। ये दिए हुए हैं। आपको बताया गया मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको मालूम होना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन मेटल बनाती हैं। एक होता है एल्युमिनियम, दूसरा होता है जिंक। यहाँ देखो एल्युमिनियम जिंक है कोई, यस ये दिया हुआ। तो ये 3 के लिए हो, ए के लिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 3। अब आपको एक क्लू मिल चुका है। दूसरा दिया मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। हमारी हथेली में जो रखते हैं मेटल पिघल जाती है बॉडी टेम्परेचर से, वो कौन सी होती है, गैलियम। यस, ये मिल गया दूसरे के लिए। तो बी के लिए मिला हमें फर्स्ट। अब आप इसमें देखिए, ए का थर्ड होना चाहिए, बी का फर्स्ट होना चाहिए। ए का थर्ड कहाँ है, एक यहाँ है, ये तो ए का थर्ड है, बी का कौन सा होना चाहिए फर्स्ट। तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए का थर्ड है और बी का फर्स्ट। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन रीड करिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, बैटरी लगी हुई है, बाद में लिखा बल्ब डज नॉट ग्लो। बैटरी लगी हुई, की भी लगी हुई, ये की लगी हुई है, ये बैटरी है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। बैटरी लगी सप्लाई, यानी कि सर्किट कहीं ना कहीं ऑफ हो रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट दिया। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, ड्यू टू विच आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। अब आपको ये देखना है कौन कौन से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बना लेते हैं। यहाँ बल्ब जल नहीं रहा, यानी जिसमें आयन नहीं होगा। तो आयन किस में, यस इसमें भी होगा, HNO3 में भी होगा, CO2 इन वाटर, ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। यस, ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इथेनॉल। ये इथेनॉल है बच्चे, ये इथेनॉल है।
ये एथेनॉल है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? एथेनॉल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, वो आपके लिए नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट वो होते हैं जिनको देखने में कोई तकलीफ होती है और सरकार उन्हें परमिशन देती है, ले वो आपके लिए नहीं है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये दिया एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फ्लोरोथेलीन सोल्यूशन पिंक ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए एंड द पिंक कलर डिसअपियर। पहले ए टर्न्स ए पिंक हो जाता है जब ऐड करते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ऑन एडिशन आप और बी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पिंक कलर गायब हो जाता है। ओ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन ए एंड बी। तो इसमें पीएच का खेल है, आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए। पीएच अगर दी है तो पीएच का खेल है, पीएच आपको मालूम होना चाहिए, पीएच आपको मालूम होनी चाहिए। अगर पीएच आपको नहीं मालूम होती है, मैं बता देता हूँ, इस तरीक़ा से पीएच स्केल होती है, आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे आपको 0 से लेकर 14 तक जाना होता है, ठीक है, इस तरीक़ा से रहती है। 14 पीएच होती है, मैक्सिमम 7 पीएच जो है हमें क्या बताती है, 7 न्यूट्रल को बताती है, जिसकी पीएच ज़्यादा वो बेस होता है, इधर बेसिक होता है। इस तरीक़ा से बढ़ता चला जाता है। ये जो मैं राइट क्वेश्चन बना रहा हूँ ये एसिड नेचर है। धीरे धीरे उधर जाएंगे तो बेस बढ़ेगा, पीएच बढ़ने पर, पीएच ज़्यादा होने पर बेसिक नेचर बढ़ती है और एसिडिक नेचर घटती है, इतना याद रखने का, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय सावंते सोरेनसन। तो इसमें कौन सा होगा, किसकी पीएच ज़्यादा होगी, पीएच पिंक हो जाता है, उसके बाद कलर बी मिला देते हैं, उसका कलर गायब हो जाता है। आई थिंक ये आंसर करेक्ट होना, ए हैज़ टू पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ पीएच लेस देन 7, न्यूट्रल हो जाता है बाद में। ए कलर मिलाने पर, अब अगर उसमें हम बी मिला दें तो पिंक कलर उसका न्यूट्रल हो जाता है। ओके गुड, करेक्ट। 50, उसके बाद दिया दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर, 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर इज एडिड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। लीड मीन्स पीवी, पीवी ऐड किया गया, किसको ऐड किया गया, ब्लू कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। क्या ये रिएक्शन होगी? यस, रिएक्शन होगी। किस तरह का रिएक्शन होगी? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ठीक, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ X, Y, Z आर हियर एंड Y, Z आर मेटल्स व्हाट। यस, चलो पहले डिसाइड करते हैं। ये देखिए X इक्वल टू लिखा है 2, 8, 7। अब देखिए ये आउटर मोस्ट में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ा, 1, तो ये कौन है, 17 कौन हुआ जाके, क्लोरीन, हेलोजन ग्रुप है, ये क्लोरीन है। ये कौन सी हो गई आपकी, आपको कंफर्म हो गया, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब दूसरा क्या दिया, बाई कितना है, देखो बाई इक्वल टू कितना दिया है, 2, 8, 2। ये देखो मेटल है, जिसके आउटर मोस्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये मेटालिक है। और जिसके आउटर मोस्ट में 4 हो, 5 हो, 6 हो। 4 हालांकि 4 में कंफ्यूजन रहेगा आपको, क्योंकि सेमी मेटलॉइड भी होते हैं। कार्बन नॉन मेटल में कंसीडर किया गया, जबकि सिलिकॉन किसमें कंसीडर किया गया, मेटलॉइड में, ठीक है। अब तो ये हुआ 2, 8, 2 हुआ, तो इसका कितना होगा मेटल, ये हुआ 12 क्या होता है, Mg होता है। आपको दो चीज़ें कंफर्म होगी, ये मेटल है और दूसरा नॉन मेटल। तो X नॉन मेटल है। X नॉन मेटल कहाँ दिया है, सिर्फ एक ही उसमें दिख रहा है, देखो करेक्ट आंसर क्या हुआ, एक हुआ सिर्फ, X इज नॉन मेटल एंड Y इज मेटल, यस करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें हीट देनी पड़ती है, आपको हीट देनी पड़ती है। तो पहला दिया बर्निंग ऑफ कैंडल, ये फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैंडल कुछ मेल्ट होके डाउन गिर जाता है, उसको हम फिर से प्रोसेस कर सकते हैं, और इवन वो जलता है तो वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया है तो कुकिंग प्रोसेस, कुकिंग जो है, कुकिंग ऑफ फूड इज, यस। तो ये कौन सा हुआ दूसरा, इसमें आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये तो इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स जो है,
इसमें हीट जनरेट होगी, सोडियम रिएक्शन विद एयर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कुकिंग ऑफ फूड। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको आपको हीट देनी पड़ती तब ये बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर क्या दिया? ड्यूरिंग द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. In which following events associated with the production of maximum ATP molecules per molecules of glucose during this process synthesis of। देखिए ATP, आपको इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, ATP कब बनती ज़्यादा? यहाँ पे दो तरीका के रेस्पिरेशन होते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दो तरीका के रेस्पिरेशन है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी ज़्यादा पैदा होती है, कितनी? 38 एटीपी पैदा होती है एनर्जी, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने पर 38 एटीपी एनर्जी पैदा होती है, CO2 प्लस वाटर बनता है। और इसमें क्या होती है एनएरोबिक में? एनएरोबिक में ओनली 2 एटीपी एनर्जी पैदा होती है। एटीपी सर क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन किस में होगा? एटीपी। अब एनारोबिक कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ये ईस्ट में होता है। मसल्स में एनारोबिक होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन ना के बराबर मिले उसमें, तो ये भी हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स बनती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता है ह्यूमन बॉडी में, तब ये ATP जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज ऑक्सीजनेटेड इज पंप्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें आपको कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? ये बोला करेक्ट। देखो ऊपर का पोर्शन हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, तो ऊपर के पार्ट्स को ऑरिकल्स बोलते हैं या आर्ट्रियम बोलते हैं, डाउन के पार्ट्स को वेंट्रिकल। अब ऊपर वाला पार्ट रिदमिक पहले भरेगा तो डाउन वाला रिलैक्स रहेगा। अब ये भर गया, अब ये दबेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दबेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो इससे प्रेशर बनेगा तो वो बॉडी पार्ट हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट पार्ट जो है हमारा हार्ट का, वो प्योर ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडेप्टेशन ऑफ इन बिहेवियर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। देखो सेलुलोज का डाइजेशन कौन? सेलुलोज क्या है? प्लांट सेल के बाहर वाली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए हर्बीवोरस में अपेंडिक्स पाई जाती है और ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है। हम लोगों के शरीर में कम पाई जाती है और उनके शरीर में बहुत लंबी कॉइल टाइप अपेंडिक्स भी पाई जाती है। कौन डाइजेशन करता है? सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन उसमें हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लॉन्गर, यस ये दिया है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हेल्प करती है उनकी। नेक्स्ट है, देयर वाज ए सेरिबुलर डिसफंक्शन इन पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब इन हिज पेशेंट। जब सेरिबुलर में होगा तो उसको मेन काम क्या है सेरिबुलर का? पोस्चर एंड बैलेंस, ये डिस्टर्ब करेगा उसको, बैठ नहीं पाएगा, उसको डिस्टर्बेंस, बैलेंस अपना नहीं बना पाएगा, इस तरीका से। नेक्स्ट चलते हैं, स्नेल्स। अब कौन सा क्वेश्चन आया? स्नेल्स individual can begin life as male and depending upon the environmental conditions they can become female as they grow। देखो कुछ हमारे जो ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में है तो उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे मेल लिजर्ड, फीमेल लिजर्ड्स एंड टर्टल्स। ऐसे ही स्नेल का जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें लिखा है, ये लिखा हुआ आपका आंसर, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द स्नेल्स। इनका टेम्परेचर बदलने पर इनका जेंडर बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए कॉनकेव मिरर बनाते हैं, यहाँ देखिए छोटा सा मिरर बना दिया ये, अब ये कॉनकेव मिरर बना दिया, ये इसका पोल हो गया, ये आपका F हुआ, ये C हो गया।
अब आप समझो ऐसी कौन सी रे है जो सी या एफ पे गिरे या फिर पोल पे गिरे तो इट रिट्रेस इट्स पाथ, ओनली ये वाली, ये देखिए कनकेव अगर इस पर लाइन पे गिरती है, सी पर जो लाइन गिरती है रे ऑफ लाइट, वो उसी से वापस हो जाती है, जीरो एंगल बनाती है। इसका मतलब कौन सा आपका सही होगा आंसर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑब्लिकली, यस ये सही है। जो सी पर गिरेगी ऑब्लिकली मतलब तिरछी, तो सी से ही पास होगी। इट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने रास्ते को पुनः ग्रहण करती है, उसी रास्ते पे चली जाती है। ये देखिए 14 नंबर क्या दिया है, 14 नंबर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यस ये 14 नंबर दिया है। ये 14 नंबर दिया है, इसमें दिया वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट इधर से गिरी, नो डाउट ये एक्स है, वाइट लाइट यहाँ से गिरी। अब इसके बाद में वाइट लाइट यहाँ इसका शिकार हुई, डिस्पर्सन का, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, यू नो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, तो उसको क्या बोलते थे? विवग्योर, विवग्योर। ओ लो, ये लो, तो हमें ऊपर रेड कलर मिलेगा। सबसे पहले रेड कलर का लिस्ट डेविएशन होता है और बड़ी स्पीड होती है, तो ऊपर मिलेगा ए को मिलेगा रेड कलर, डाउन को क्या मिलेगा बच्चे? वायलेट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें ये मिलेगा सी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए विवग्योर होता है, ये क्या है? ये प्रिज्म है, प्रिज्म से एक तरफ वाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही, दूसरी तरफ उस पे 7 कलर में स्प्लिट होगी, फटेगी लाइट। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है विच आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है? जो गलत हो वो आपको बताना है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं। एनर्जी अवेलेबल फॉर टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम बिकॉज इट इज the first trophic level which absorb 1% of light energy directly from the source. Yes, सोलर एनर्जी का 1% ही लाइट यूज कर पाते हैं प्लांट, नो डाउट सही है। सेकंड है इट इज यूटिलाइजेस, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए इसमें क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िएगा, इसमें लिखा इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। इट यूटिलाइजेस द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट। ये भी सही है कि लगभग 90% एनर्जी ये अपने लिए ही रखता है और बाकी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। जैसे आपने लोग जानते हैं 10% लॉ, एक लॉ आपने पढ़ा होगा इसमें, 10% लॉ, 10% लॉ एनर्जी वो अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर करता है, ये भी सही है। अभी इस नेक्स्ट है सी में, इट यूटिलाइज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू रेस्ट टू द, ये गलत है क्योंकि ये सही है, ट्रांसफर 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट लेवल, ये सही, ये गलत हुआ, यानी ये गलत है। वो 10% आप कंज्यूम नहीं करता, 90% कंज्यूम करता है, 10% अगले लेवल को देता है, ये है करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लेना इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोजर्स ऑफ एन इन द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का रोल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का काम नहीं है। नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, ये तो है। इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये नहीं है इसका। ऑक्सीजन में इनका डिकम्पोजर का कोई रोल नहीं। डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफार्मर्स एक्चुअली दीज आर बैक्टीरिया, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनका काम ऑक्सीजन बनाने में नहीं है, बैक्टीरिया का काम नाइट्रोजन में हेल्प करता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है असर्शन एंड, ये क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, इनसे बहुत बचकर रहिएगा, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपको इतना डिस्टर्ब करेंगे कि आप इनको सॉल्व करते समय आपसे अक्सर गलती होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 17। इससे ये ऑन एडिंग HCl टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सब्सटेंस X, colorless gas is produced. Colorless, keep in mind, colorless gas is produced which gives pop sound, यानी ये कौन सी साउंड देती है? पॉप साउंड। इसको बोलते हैं कौन सी? H2 गैस, आपको मालूम है, ये इसका एक्टिविटी दी हुई। व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट, नो डाउट ये सही है। असर्शन सही है आपका, असर्शन ट्रू है, ठीक है, असर्शन सही हुआ। रीजन इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाई हाइड्रोजन, ये गलत है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करती है,
वो तो रिएक्शन करती है। HCl किससे रिएक्शन करता है? ट्यूब कंटेनिंग X हाइड्रोजन ऑन एडिंग HCl, इसमें जिंक होगा, जिंक हो या और कोई मेटल हो, उससे रिएक्शन करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हुआ, आर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत सही है। तो कौन सा इसमें सही होगा आपका? ये हो जाएगा सी, इसमें सी 17 में सी, ये दिया है उसमें स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में आंसर्स दिए। 18 में क्या होगा? 18 में क्या होगा, रीड करो। In this reaction metal X is displaced by hydrogen. Yes, वो wrong है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें A 18 the number of chromosomes in cell and germ cell is not same in any species. Chromosomes in the cell and in a germ cell is not any species same in any species. When the two germ cells combine they restore the normal number of chromosomes. अब इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगाइए, फिर बताइए क्या होगा। The number of chromosomes in a cell and in germ cell is not same in any species. ये सही है, ये सही है। When the two germ cells combine, they restore normal number of chromosomes in the species. ये भी सही है, दोनों का ही रोल होता है, और वो आप मिलकर के ही जाइगोट बनाते हैं। तो ये तो सही, लेकिन ये इसका स्टेटमेंट नहीं सही है। तो ये एन आर इज ट्रू, ए आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आपका कौन सा इसमें आएगा? बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दो क्वेश्चन और इसका रहेगा, ये देख लीजिए। A convex mirror always forms image behind the its and the image formed virtual. True, ये true है। आप फीचर पढ़िए। According to sign convention, focal length of convex mirror is positive. बिल्कुल करेक्ट है। A and R are correct, दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कौन सा हुआ? इसका मतलब कौन सा हुआ? अभी आप देखिए इसमें, ये दो, इसमें क्या लिखा था? A and B both A are true and R is not correct explanation of A, यानी B होगा इसका करेक्ट। बहुत आपसे मिस्टेक होगी ऐसे में, B आपसे बहुत मिस्टेक होगी, ध्यान रखिएगा। Assertion in the lines, if the lines are removed from the food chain, it will not affect the food chain. However, if the plants are removed from the food chain, it will disturb the ecosystem. Plants are producers who can make the food using sunlight, while lions are not. A and R true, A भी सही है और B भी R भी ट्रू है, लेकिन ये इसका however the plants are removed from a food chain, it will disturb the ecosystem. प्लांट्स अगर रिमूव कर देंगे तो क्या उससे असर पड़ेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? If the lions are removed from food chain, it will not affect the food chain. Food chain तो प्रभावित होगी। If plants are removed from the food chain, it will get disturbed. ये फूड चेन तो उससे प्रभावित होगी, वो थर्ड पे उसको आगे कौन ले जाएगा? कैरी कौन करेगा? प्लांट आर प्रोड्यूसर, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये ट्रू है, और इनसे कोई आपस में एक दूसरे को लेना ही देना नहीं। तो इसका कौन सा सही हुआ? इसमें सही हुआ कौन सा? देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, डी, इसका डी सही है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक लगाइएगा, ठीक है। आई होप कल नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के MCQ आपके लिए पोस्ट करेंगे। थैंक यू। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप प्रयास करें,
ये बहुत नेसेसरी है। एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।